हे गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अब नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पे और 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ का ये 10th लेक्चर है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग टॉपिक का। और इससे पहले हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं जिसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं HPCL HAL जैसे NMDC जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए मैं कवर कर रहा हूँ, आपको वो भी मिल जाएंगे। जल्द ही मैं इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ईयर वाइज लाने वाला हूँ, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए और PDF चाहिए खासकर, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे कुछ टाइम बाद जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, कुछ दिनों में, एक दो दिन में, तो मैं वहाँ पे PDF डाल दूँगा। और इसके अलावा जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होती है सारी PDF आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और इस इंस्टाग्राम चैनल पे आपको डेली बेसिस पे GK GS की अपडेट्स भी मिल जाती हैं। तो होल टू बी ड्रिल्ड फॉर टैपिंग इज डैश द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द थ्रेड। अब देखो, टैपिंग में होता क्या है कि आपने होल तो कर दिया, पहले आपने ड्रिलिंग की, ड्रिलिंग से आपने होल बना दिया, फिर आपने बोरिंग की और बोरिंग से उस होल को बड़ा कर दिया। फिर अगर आपको उसके अंदर एक बोल्ट फिट करना है, एकोमोडेट करना है बोल्ट को, तो आपको थ्रेड्स बनाने पड़ेंगे। और वो थ्रेड्स बनाने, इंटरनल थ्रेड बनाने का, ये अंदर की तरफ बनेंगे, वो इंटरनल थ्रेड बनाने का काम होता है टैपिंग से। और आप खुद ही सोच के देखो, जो थ्रेड इसके अंदर आएगा उससे छोटा अगर होगा, अगर होल जो होगा वो उससे छोटा होगा आउटसाइड डायमीटर ऑफ द थ्रेड से, तो जाके आपको परफेक्ट फिनिश देखने को मिलेगी, टाइट फिट देखने को मिलेगी। अगर होल बड़ा हो गया, स्क्रू आपका छोटा है, तो फिर वो फंसेगा क्यों, लूज रह जाएगा ना। तो हमको अंदर का होल जो है वो छोटा बनाना पड़ता है, स्मॉलर देन द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द थ्रेड ऑफ द टैप। ओके, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इसमें क्या था, होल ड्रिल फॉर द टैपिंग इज, अच्छा इसमें दूसरी चीज़ बोल रहा, नहीं देखो दूसरे तरीके से समझा रहा। द होल टू बी ड्रिल्ड फॉर टैपिंग, टैपिंग के लिए जो होल करना है वो जो है वो छोटा होना चाहिए ना। फिर उसके बाद आप टैपिंग वाला चलाएंगे, टूल चलाएंगे, तो जब टैपिंग का टूल चलाएंगे और टूल जो आपने होल जो है वो बड़ा करके रखा है, तो ये तो फिनिश बनेगी नहीं। जैसा स्क्रू के केस में हो रहा था, सेम स्क्रू की कंडीशन इस टैपिंग टूल की होगी। ओके, तो जो होल है वो छोटा होना चाहिए ताकि जब टैपिंग टूल उसके अंदर जाए, स्क्रू के जैसे ही होता है ये, और स्क्रू से ज़्यादा हार्ड होता है ऑब्वियसली, जो भी वर्क पीस है उससे बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और अंदर इंटरनल थ्रेड्स बना देता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन द वर्क रिमेन्स स्टेशनरी एंड द टूल रोटेट्स। तो हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन क्या होती है, उसमें जो वर्क रहता है वो स्टेशनरी रहता है और टूल रोटेट करता है। और जो वर्टिकल बोरिंग मशीन होती है उसके अंदर वर्क रोटेट करता है, टूल स्टेशनरी रहता है। तो ये डिफरेंस है, याद रखना है। रेशियो बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव स्पिंडल स्पीड एक्सिस, मशीन की जो है जिसमें डायमीटर ये जा रहा है और कटिंग वेलोसिटी 18 मीटर पर मिनट रहनी है, तो कितनी रहेगी। देखो, कटिंग वेलोसिटी v हमारी कांस्टेंट है जो है कि है 18 मीटर पर मिनट के बराबर। ओके, जब, और v का फॉर्मूला क्या होता है, पाई dn/60। ठीक है, ये हमारी कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, और पाई तो ठीक है, d डायमीटर है और n जो है उस डायमीटर पे जो स्पीड होगी। ठीक है, तो फिर यानी कि 6.25 इंटू n मैक्स डिवाइडेड बाय 60 जो होगी 25 इंटू पाए वाई सब छोड़ो, पाए अच्छा लिख लो, ठीक है पाए भी लिख लो, इंटू 25 और n मिनिमम डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगी। तो 60 पाए पाए ये सब गया, n मैक्स डिवाइडेड बाय n मिनिमम की जो वैल्यू आपको आएगी वो आ जाएगी 25/6.25, जो कि मेरे ख्याल से 6 को 24 4 के बराबर हुआ। ओके, अगर हमें कंसेक्यूटिव स्पीड्स का रेशियो लेना है तो कितनी है, 6 है, तो फॉर्मूला क्या होता है, इसकी पावर में 1/n-1 चढ़ा दो, n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, तो 6 - 1 5, तो 4 की पावर 1/5 करोगे तो आपको 1.32 देखने को मिलेगा।
ओके, नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ द बोरिंग ऑपरेशन कंपेयर टू ड्रिलिंग। तो बोरिंग से क्या करते हैं, पहले ड्रिलिंग से होल बनाएंगे, उसी होल को एनलार्ज करना है तो बोरिंग यूज करेंगे। द टाइम इन मिनट फॉर ड्रिलिंग द होल, जिसमें डी जो है वो डेप्थ ऑफ होल है, प्लस एच फीड आरपीएम, ये सब दिया हुआ ये फॉर्मूला। इसमें एच क्या है ये पूछ रहा है, तो ध्यान से देखो, ध्यान से। मान लो ये एक वर्क है जिसके अंदर आपको होल करना है। जब आप इसमें होल करोगे तो इस टाइप से होल देखने को मिलेगा, ये इस टाइप से होल हो जाएगा, ठीक है। जो ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल आती है वो कुछ इस तरीके से रहती है, इस तरीके से, और इस पे आपके बेहतरीन फ्लूट्स बने होंगे, इस तरीके से बने होंगे। अब चूंकि हमको मान लो इतना बड़ा होल काटना है तो ये इस डायमीटर के बराबर का होल कटेगा, पर वो तब कटेगा जब आप खुद ही सोच के देखो, ये जो ड्रिल है ये इसके अंदर इतनी अंदर तक चली जाए कि ये वाला जो हिस्सा है, ये अगर मैं एक्स एक्स हिस्सा दे दूं तो ये एक्स एक्स वाली लाइन यहाँ पे आनी चाहिए, और फिर ये जो टूल का जो कोन की हाइट है उतना पोर्शन ये बाहर निकल जाएगा थ्रू होल काटने के लिए, ठीक है, एक होल काटने के लिए। तो ये जो हाइट है ये एच हाइट जो है, इतना हमको और जाना पड़ेगा। ये यहाँ से सोचो ना, यहाँ से हम कितना गए, ये इतनी ड्रिल तो गए हैं, साथ में इतनी हाइट हमको और जानी पड़ेगी, तब जाके इन टोटल एक्स एक्स एक्सिस से यहाँ तक जानी पड़ेगी, तब जाके, यानी कि डेप्थ तो जानी पड़ेगी डी, और प्लस हमको ये हाइट और जाना पड़ेगा, इतना ट्रैवल करना पड़ेगा, तब जाके हमारा होल बन पाएगा। तो एच जो है वो कोन हाइट ऑफ द ड्रिल के बराबर होगी। ड्रिल बिट है 20 mm डायमीटर, रोटेट कर रही है 500 आरपीएम पे, फीड दी हुई है हमको, और थ्रू होल हमको माइल्ड स्टील प्लेट में करना है। डेप्थ ऑफ कट की वैल्यू क्या होगी, डेप्थ ऑफ कट थिकनेस के बराबर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जितनी थिकनेस थी उतना डेप्थ ऑफ कट था, और उससे हाइट हमने एच और ले गए थे टोटल ट्रैवल निकालने के लिए। द इफेक्ट ऑफ सेटिंग अ बोरिंग टूल अबव द सेंटर हाइट। तो देखो ये बोरिंग टूल है, ये बोरिंग अंदर की तरफ की जाएगी, ठीक है। अगर टूल को आप ऐसे यहाँ पे सेट करते बीच में, तो आप देख रहे हो ये क्लियरेंस, ये जो है ये आपका ये सरफेस है, यहाँ पे आपकी चिप बनेगी, ये टूल जो है वो ऐसे जाएगा, ठीक है, या फिर ये जो वर्क पीस है ये यूं घूमेगा, ओके, कोई सा भी मान लो आप। तो ये जो ऊपर वाली सरफेस है ये आपकी क्या है, फेस वाली सरफेस है, और नीचे वाली क्या है, फ्लैंक सरफेस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब इससे ऊपर आपने कर दिया, ऊपर जब आपने कर दिया तो ये देख रहे हो ये जो गैप था यहाँ पे इतना सा था, ये गैप और ज़्यादा बढ़ गया, मतलब क्लियरेंस इंक्रीज कर गया, और जो आपका इफेक्टिव रेक एंगल जो यहाँ पे इतना गैप आपको देखने को मिल रहा था वो कम हो गया ससुरा। तो डिक्रीज कर गया इफेक्टिव रेक एंगल, इंक्रीज कर गया आपका क्लियरेंस एंगल। रीमिंग ऑपरेशन से क्या करते हैं, हाई फॉर्म एक्यूरेसी चाहिए होती है। जब पहले हमने ड्रिलिंग की, ड्रिलिंग से एक होल बनाया, पहले कोई भी होल नहीं था, पहले नया होल बनाया ड्रिलिंग से, बोरिंग करके उसको बड़ा किया। फिर जब हमको हाई एक्यूरेसी चाहिए, एक्यूरेसी का मतलब क्या है सर, मान लो कि हमको 30 mm का होल चाहिए, ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि 3.05 mm से ज़्यादा का होल ना हो, इतनी एक्यूरेसी चाहिए, 0.05 की एक्यूरेसी चाहिए। तो ये काम एक बार में होल ड्रिल करने से नहीं होगा, होल को बड़ा करके भी नहीं होगा। हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम 29.05 तक का होल बोरिंग से ड्रिल कर लें, इसके आसपास का, और उसके बाद उसमें एक्यूरेसी लाने के लिए रीमिंग का ऑपरेशन करेंगे। तो रीमिंग में मेटल रिमूवल रेट बहुत ही कम होता है, सिर्फ आप देख लो 29.05 से अपन को इस लिमिट के बीच में जाना है कहीं, तो मेटल रिमूवल रेट बहुत ही कम होगा, माइन्यूट सा होगा, पर जो एक्यूरेसी है आपके होल की वो आपको बढ़िया से मिल जाएगी। ध्यान रखना, सरफेस फिनिश नहीं मिलेगी, एक्यूरेसी मिलेगी, एक्यूरेसी। सरफेस फिनिश के लिए क्या करें सर, हॉर्निंग करो, हॉर्निंग ऑपरेशन, ठीक है। हॉर्निंग से क्या मिलेगी, सरफेस फिनिश मिलेगी, और एक्यूरेसी कैसे मिलेगी, रीमिंग से मिलेगी। 30 mm डायमीटर का होल हमको प्रोड्यूस करना है बाय रीमिंग, बहुत बढ़िया, जिसमें मिनिमम डायमीटर जो है वो 30 mm का होना चाहिए, वाइल द मैक्सिमम परमिसिबल डायमीटर जो है वो आपका 30.05 तक चलेगा। इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द रीमर इज करेक्ट। बोल रहा है कि ऐसा होल करके बताओ जो कि मिनिमम
30 mm डायमीटर का हो और डायमीटर ज़्यादा से ज़्यादा 30.05 का हो। ओके, तो इसके लिए वाइट स्क्रीन ले लेते हैं पहले तो अच्छे से। एक होल है, हमको करना है। सबसे छोटा होल जो हो सकता है, सबसे छोटा होल वो हो सकता है 30 mm का, ठीक है। और सबसे बड़ा होल जो हो सकता है इससे थोड़ा सा बड़ा होगा और वो हो जाएगा 30.05 mm का। अब अगर हमको इसको अंदर होल करना है, रीमर, अगर हमको रीमर टूल, तो रीमर टूल के बारे में हमें बातें कहनी है। तो यार अगर 30 mm का होल करना है मिनिमम, तो रीमर का जो रीमर आप लाओगे वो इससे छोटा नहीं होना चाहिए। अगर इससे छोटा हुआ तो क्या होगा, मान लो 29 mm का ही हुआ तो क्या हुआ, तो एक्यूरेसी जो मिलेगी वो 29 mm पे मिलेगी, पर आपको तो कम से कम 30 का चाहिए। तो वो जो रीमर का जो होल है ना, जो रीमर आपका टूल आएगा, रीमर का टूल 30 से तो ज़्यादा होना चाहिए, पर 30.05 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 30.05 से क्या हुआ तो क्या हुआ, 30.06 का हो गया तो क्या होगा, 30.06 का हो गया तो ये होल भी 30.06 का बन जाएगा। मतलब 30 से 30.05 के बीच में ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है मिनिमम डायमीटर ऑफ द होल कैन बी लेस देन 30 mm। तो बिल्कुल नहीं, 30 mm से अगर कम हो गया तो जो मेरा होल बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, 30 mm से कम का हो जाएगा। मुझे कम का नहीं चाहिए, मुझे 30 mm से ज़्यादा का ही चाहिए। 30 mm भी चलेगा, उससे ज़्यादा चाहिए। और कितना ज़्यादा चाहिए, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ रीमर मस्ट बी लेस देन 30.05। हाँ सही है, अगर रीमर का मैक्सिमम डायमीटर जो है वो 30.05 से कम होगा तो तभी तो 30.05 से हर हाल में मेरा होल 30.05 से छोटा बनेगा। फिर मिनिमम डायमीटर ऑफ द रीमर कैन नॉट बी लेस देन 30 mm। बिल्कुल ये भी सही है, 30 mm से छोटा नहीं होना चाहिए। 30 mm से छोटा हो गया 29 का बन गया, मेरे किसी काम का नहीं है। तो बी और सी यहाँ पे तो करेक्ट ऑप्शन हो गए। अब बच रहा है ये डी भी देख लेते हैं। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द रीमर कैन बी मोर देन 30.05। कतई नहीं होना चाहिए, 30.05 से बड़ा रीमर नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा होल ही नहीं बनाना। द एनलार्ज ऑफ एग्जिस्टिंग सर्कुलर होल विद द रोटेट सिंगल पॉइंट रोटेटिंग टूल, इसे कहते हैं बोरिंग कहते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर शेपर है, तो शेपर इज अ रेसिप्रोकेटिंग टाइप ऑफ मशीन है यूज फॉर प्रोड्यूसिंग स्मॉल फ्लैट सरफेस विद द हॉरिजॉन्टल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ये इंपॉर्टेंट है, जो कि रेसिप्रोकेट करता है ओवर द स्टेशनरी वर्कपीस। मतलब शेपर के केस में टूल जो है वो रेसिप्रोकेट करेगा और वर्क पीस जो है वो स्टेशनरी रहेगा, ठीक है। और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल रहेगा, बहुत बढ़िया। फ्लैट सरफेस, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड, वर्टिकल, कुछ भी हो सकती है, बढ़िया। द शेपर द टूल हेल्ड इन द टूल पोस्ट रेसिप्रोकेटेड ड्राम में रहता है एंड परफॉर्म करता है, जो कटिंग परफॉर्म करेगा वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में करेगा। ऑन द अदर हैंड प्लानर की बात करें तो इसमें क्या होगा कि फ्लैट सरफेस पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से काम होगा। फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि जो टूल है वो अब स्टेशनरी रहेगा और वर्क पीस रेसिप्रोकेट करेगा, किसमें, शेपर में, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारी शेपर मशीन है, ये देख रहे हो, ये जो है ये आपका टूल लगा हुआ है और नीचे ये बेंच है और इसमें ये जो लाल लाल दिख रहा है ये आपका वर्क पीस है। अब ये जो टूल है ये आगे पीछे होगा और ये वर्क पीस ऐसे ही फिक्स रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो दोनों तरफ से क्लैम्प कर दिए इसको। ओके, तो ये मशीन थी आपकी शेपर। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये वर्क पीस हेल्ड इन अ वाइज है, ठीक है। और यहाँ से ये जो टूल है ये आगे की तरफ जाएगा और इस तरीके से काटेगा। फिर जब ये काट लेगा ना, जब ये काट लेगा तब इस वर्क पीस को थोड़ा सा खिसका देंगे, फीड दे देंगे। तो फीड जो होगी वो वर्क पीस पे दी जाएगी, टूल को नहीं दी जाएगी। ध्यान से, टूल को फीड नहीं देंगे, टूल को सिर्फ रेसिप्रोकेट कराएंगे। फीड वर्कपीस को देंगे, उसके बाद फिर वर्कपीस स्टेशनरी हो जाएगा। वाइल कटिंग वर्कपीस स्टेशनरी आएगा, पर एक बार फॉरवर्ड स्ट्रोक हो गया तो उसको थोड़ा सा खिसकेगा फीड के बराबर और फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि रिटर्न मैकेनिज्म यूज होता है, तो ये विधवा कुक रिटर्न मैकेनिज्म है। ये आप देख सकते हैं, इस तो आपने टोम में पढ़ा होगा। इन शेपर मशीनिंग क्या होती है, वर्क पीस स्टेशनरी रहता है, टूल रेसिप्रोकेट करता है, बिल्कुल सही। और इन प्लेनर टूल स्टेशनरी रहेगा, वर्क पीस रेसिप्रोकेट करेगा। इन शेपर मेटल इज रिमूव ड्यूरिंग फॉरवर्ड स्ट्रोक में रिमूव करते हैं, सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन शेपर, तो वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकुलर एंगल किसी भी सरफेस पे हो जाएगा, तो ऑल ऑफ दीज हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा कीवे, ग्रूव्स और स्लॉट कैन नॉट बी प्रोड्यूस ऑन अ शेपर, तो बिल्कुल कर सकते हैं, गलत बात है यार, सब कर सकते हैं। कीवे, ग्रूव, स्लॉट बना सकते हैं। जैसे ये था,
दिखाता हूँ मैं डायग्राम में। यहाँ पे हम इस तरीके से काट रहे थे, तो ये जो मान लो ऐसा अगर होता कि ये जो इतनी वर्क पीस है इसको हम कट नहीं करते, जो अभी ये कट हो चुका है ना, इसको कट नहीं करते, इसको इसी की तरह छोड़ देते, तो बीच में ही जो स्लॉट बन जाएगा, यहाँ से हम स्लॉट बना सकते हैं, ऐसे ही कीवेज बना सकते हैं, ऐसे ही हम ग्रूव्स बना सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन हम करे जा सकते हैं, गियर भी कट किए जा सकते हैं, एग्री। और टॉप एंड साइड्स ऑफ द टेप ऑफ द शेपर आर यूजुअली, उसमें टी टाइप स्लॉट्स होते हैं, ये याद रखने वाली चीज़ है। और द साइज ऑफ द शेपर, शेपर का साइज स्ट्रोक लेंथ से डिटरमाइन किया जाएगा। मतलब जो ये वर्क पीस है, मान लो ये वर्क पीस है और इस पे ये जो टूल इस तरीके से जाएगा, तो ये इसकी जो स्ट्रोक लेंथ होगी उससे स्पेसिफाई होगा कि क्या है शेपर का साइज। इन द शेपर लेंथ ऑफ स्ट्रोक अगर इंक्रीज करनी है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग सर्विसेज में या कहीं ये पूछा भी गया है किसी पीएससी वगैरह के एग्जाम में। अगर हम सेंट्रल डिस्टेंस बिटवीन बुल गियर एंड क्रैंक पिन इंक्रीज कर देंगे तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक भी इंक्रीज कर जाती है। तो दोस्तों ये एंड है वीडियो का। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पे भी आप शेयर कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।